नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज की इस भीड़भाड़ भरी खबरों की दुनिया में हम आपके लिए लाए हैं शोर के बीच सच की साफ आवाज। हमें बताया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई सब ठीक है? आइए आज की खबरों को समझते हैं और महसूस करते हैं कि देश की असली तस्वीर कैसी दिखती है। और हां दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। छपरा से निकले सियासी संकेतों ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर रूडी के बयान और सम्राट चौधरी की सक्रियता ने सियासी समीकरण बदले हैं। एनडीए और विपक्ष दोनों में रणनीतिक चर्चाएं तेज हैं, जिससे आने वाले चुनावों में गठबंधन, नेतृत्व और मुद्दों को लेकर हवा बदलती दिखाई दे रही है। इसका असर राज्य की जनता और दलों पर पड़ेगा, जल्द ही स्पष्ट रूप से दिखेगा। उत्तराखंड में एक ही पीर के नाम पर कई मजारों के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने वक्फ बोर्ड से पूरी रिपोर्ट तलब की है। अवैध निर्माण और भूमि उपयोग की जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नियमों के अनुसार कार्रवाई हो और धार्मिक स्थलों से जुड़ी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस फैसले से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा, राज्य में विश्वास बढ़ेगा। सार्वजनिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मिशन 2027 की रणनीति लखनऊ की एक गोपनीय बैठक में सामने आई है। बैठक में मौजूद 37 सांसदों को चुनावी तैयारी से जुड़ा खास टास्क सौंपा गया। संगठन मजबूत करने, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और सरकार विरोधी मुद्दों को धार देने के निर्देश दिए गए। यह प्लान 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी की रूपरेखा माना जा रहा है, जिसे पार्टी नेतृत्व बेहद अहम मान रहा है। बिना उपभोक्ताओं की सहमति बिजली मीटरों को प्रीपेड मोड में बदले जाने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे सभी मीटरों को दोबारा पोस्टपेड सिस्टम में बदला जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है और आर्थिक बोझ बढ़ाता है। मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार से जवाब तलब किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने तीखा जवाब दिया। गंभीर ने कहा कि जब धूल थमेगी तब सच सबके सामने होगा। उनके इस बयान को राजनीतिक और वैचारिक मतभेद से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों के समर्थकों के बीच बहस तेज हो गई है और बयानबाजी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कथित महंगी जैकेट को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे लेकर तंज कसते हुए सवाल उठाए, जबकि झामुमो ने आरोपों को पिछड़ी सोच और झूठ का पुलिंदा बताया। पार्टी का कहना है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। यह मामला सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का रूप ले चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस में छोटी कार्यकारिणी का गठन पार्टी के लिए बड़ी दुविधा बन गया है। संगठन में संतुलन साधने और सभी गुटों को साथ लेने की चुनौती नेतृत्व के सामने है। सूत्रों के मुताबिक अगले माह तक नई टीम की घोषणा हो सकती है। पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को मजबूत करना चाहती है, इसलिए हर फैसले पर मंथन जारी है और वरिष्ठ नेताओं से राय ली जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सम्मान नागरिक संहिता से जुड़ी सेवाएं संविधान में शामिल सभी भाषाओं में उपलब्ध कराई गई हैं। आम लोगों को प्रावधान समझने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। AI आधारित सिस्टम सवालों के सरल जवाब देगा और भाषा की बाधा दूर करेगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों तक कानून की सही जानकारी पहुंचाना बताया गया है। ग्रीनलैंड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वॉशिंगटन की नजर रणनीतिक क्षेत्रों पर रहती है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा
कि क्या डेनमार्क भी ग्रीनलैंड को बेच देगा? पुतिन के बयान को अमेरिका की विस्तारवादी नीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे वैश्विक कूटनीति में हलचल बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 35 मिनट के भाषण में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को समेटते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने धामी को लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास कर रहा है। शाह के बयान को संगठन और सरकार दोनों के लिए भरोसे का संदेश माना जा रहा है, जिससे सियासी माहौल और मजबूत हुआ है। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज से कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। खास तौर पर 7 जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं और वर्षा से फसलों, यातायात और बिजली व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने एहतियात बरतने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश के सभी विधानमंडलों में साल में कम से कम 30 बैठकें सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसका उद्देश्य विधायक कामकाज को मजबूत करना और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि नियमित बैठकों से कानून निर्माण की गुणवत्ता सुधरेगी और जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा संभव होगी। यह पहल संसदीय लोकतंत्र को और सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा शोरगुल या नारेबाजी से नहीं, बल्कि शास्त्रों और ज्ञान पर आधारित चर्चा से ही संभव है। उन्होंने जोर दिया कि सनातन की परंपरा तर्क, दर्शन और आत्मचिंतन पर आधारित रही है। समाज को चाहिए कि वह मूल ग्रंथों और मूल्यों को समझे और उसी के आधार पर अपनी पहचान बनाए। उनका बयान सांस्कृतिक बहस के बीच अहम माना जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान तेज हो गई है। माना जा रहा है कि प्रधानगी मिलने से मुख्यमंत्री पद के दावे को भी मजबूती मिलेगी। कई वरिष्ठ नेता इस दौड़ में शामिल हैं, जिससे गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। पार्टी नेतृत्व संतुलन साधने की कोशिश में है ताकि संगठन मजबूत रहे और आगामी चुनावों में कांग्रेस को नुकसान न पहुंचे। फैसला आने वाले दिनों में सियासत की दिशा तय करेगा। उत्तराखंड की देवभूमि से गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर को इतिहास में 16 बार तोड़ा गया, लेकिन आज उसे तोड़ने वाले गुमनामी में हैं और देश स्वाभिमान वर्ष मना रहा है। शाह ने इसे भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मिसाल बताया। उनका यह बयान धार्मिक आस्था, इतिहास और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 दिन बाद मौसम फिर करवट ले सकता है। ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश की संभावना जताई गई है। तापमान में उतार चढ़ाव से किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बदलते मौसम का असर जनजीवन और स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। उद्योगपति अजीम प्रेमजी ने झारखंड के विकास के लिए हो रहे संगठित प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में संसाधन, युवा क्षमता और नीतिगत सुधारों की बड़ी संभावनाएं हैं। प्रेमजी ने वैश्विक निवेशकों से झारखंड में निवेश करने की अपील की। उनका मानना है कि सही निवेश से रोजगार बढ़ेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे समावेशी विकास को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत तेजी से ऊंची छलांग लगा रहा है। उन्होंने भारत के ग्लोबल आई प्लान की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार रिसर्च, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। उद्देश्य है कि भारत आई तकनीक का वैश्विक केंद्र बने। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार और नवाचार को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बागपत में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान सपा को छोड़ दें तो वह 2 टके की पार्टी रह जाएगी। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने इसे समाज को बांटने वाला बयान बताया है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि यह सपा की तुष्टीकरण राजनीति पर करारा प्रहार है।
मौसम का मिजाज आज से बदल सकता है। लंबे इंतजार के बाद 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि अगले 5 वर्षों में राज्य से गरीबी का अंत कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार शिक्षा, उद्योग और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि समावेशी विकास से बिहार आत्मनिर्भर बनेगा और युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धों और वैश्विक टकरावों को रोकने के उद्देश्य से शांति परिषद का गठन किया है। यह परिषद कूटनीतिक बातचीत, मध्यस्थता और संघर्ष समाधान पर काम करेगी। ट्रंप का दावा है कि यह पहल अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में मदद करेगी। परिषद में अनुभवी राजनयिक और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो संकटग्रस्त क्षेत्रों में संवाद बढ़ाने और स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। फरवरी महीने में राष्ट्रपति का 5 दिवसीय ओडिशा दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे बालेश्वर में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, जाजपुर में मां बिरजा मंदिर में दर्शन करेंगी और मयूरभंज में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और राज्य सरकार इसे ओडिशा के लिए महत्वपूर्ण अवसर मान रही है। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार भाजपा में सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नया नेतृत्व संगठन को नई ऊर्जा देगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाएगा। चौबे के बयान को पार्टी में एकजुटता और आगामी चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। नेपाल के आम चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार चुनावी मैदान में देश के 4 पूर्व प्रधानमंत्री उतर चुके हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोचक बन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक अहम सीट से ताल ठोक रहे हैं। बड़े नेताओं की मौजूदगी ने चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। मतदाताओं की नजर नीतियों, स्थिरता और नेतृत्व पर टिकी हुई है। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी से जुड़े मामले में भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद भाजपा ने डीएमके पर तीखा हमला बोला। पार्टी का आरोप है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। वहीं डीएमके ने फैसले को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया है, जिससे सियासी टकराव और बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ दिए बयान पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बयान को अपमानजनक बताते हुए विरोध का ऐलान किया है। दोनों दल सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। नेताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है, जबकि भाजपा इसे राजनीतिक प्रतिक्रिया बता रही है। वाराणसी में कांग्रेस नेताओं ने गौ पूजा कर सियासी संदेश दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस दौरान मोदी योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल दिखावे का सनातन प्रेम दिखा रही है, जबकि असल में नीतियां सनातन विरोधी हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक राजनीति की जा रही है।